नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम शासन में नैतिकता एथिक्स विषय पर चर्चा करेंगे। ये पुस्तक ध्येय आईएएस द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, उससे संबंधित जानकारियों को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में नैतिकता समिति से। लोकसभा के सदस्यों की उस सदन में आचार और नैतिकता पर निगरानी रखने के लिए एक नैतिकता समिति बनाई गई है। नैतिकता समिति 13वीं लोकसभा ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह अवलोकन किया है कि सदस्यों के लिए नैतिक व्यवहार संबंधी मानदंडों को लोकसभा में कार्यप्रणाली और कार्य संचालन नियमों में अध्यक्ष के निर्देशों तथा विविध संसदीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर वर्षों से अपनाई जा रही प्रथाओं में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है। विद्यमान मानदंडों के अलावा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सदस्यों को निम्नलिखित सामान्य नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला, सदस्यों को अपने पद का प्रयोग लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। दूसरा, सदस्यों की व्यक्तिगत रुचि और लोकहित के बीच यदि कोई संघर्ष हो तो उसे उस संघर्ष का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे लोक पद के कर्तव्य के प्रति व्यक्तिगत रुचियाँ गौण समझी जाएं। तीसरा, निजी वित्तीय या पारिवारिक रुचियों के बीच संघर्ष को इस प्रकार से सुलझाना चाहिए कि जिससे लोक हित को खतरा न बन सके। चौथा, सार्वजनिक पद पर रहते हुए सदस्यों को लोक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे जनता की भलाई हो सके। पांचवा, सदस्यों को संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किए गए मूल कर्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि रखना चाहिए। छठवां और अंतिम, सदस्यों को लोक जीवन में नैतिकता, गरिमा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखना चाहिए। उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि जैसे कुछ एक राज्य विधानमंडलों ने अपने विधायकों के लिए आचार संहिता को अपनाया है। 25 नवंबर 2001 को नई दिल्ली में संसद और राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुशासन और शिष्टाचार पर पीठासीन अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, दलों के नेताओं और सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। इस संकल्प में विधि निर्माताओं के लिए आचार संहिता को अपनाना शामिल है। यह भी सिफारिश की गई है कि नैतिक समितियों का गठन ऐसे सभी विधानमंडलों में किया जाना चाहिए जहां आचार संहिता को प्रभावी करने के लिए इनका गठन पहले से ना किया गया हो। सिविल सेवकों के लिए नैतिक संहिता। भ्रष्टाचार निवारण समिति संथानम समिति 1964 ने टिप्पणी दी थी कि भारत जैसे देश के लिए भौतिक संसाधनों का विकास करना और सभी वर्गों के लिए जीवन के स्तर को ऊपर उठाना वास्तव में अनिवार्य है। इसके साथ साथ लोग जीवन के बिगड़ते हुए स्तरों को भी सुधारना है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अर्थोपाय ढूंढने ही होंगे कि हमारे युवाओं में आदर्शवाद और देशभक्ति की भावना उनकी एक आकांक्षा के रूप में विद्यमान रहे। हाल ही के वर्षों में जो नैतिक उत्साह की कमी रही है वह शायद एक ऐसा घटक है जो सत्यनिष्ठा और कुशलता की मजबूत परंपराओं के विकास में बाधा बना हुआ है। उन मूल्यों को ग्रहण कर लेना जिससे स्वयं की अधीनस्थता के ऊपर उठने, सामाजिक कल्याण और उन लोगों के लिए जिन्हें सुधरे हुए राज्य हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, तदनुभूति की भावना उत्पन्न करना, ये ऐसे कौशल नहीं हैं जिन्हें लोग सेवा में आते ही आत्मसात कर लिया जा सके। तथापि यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि हमारी सिविल सेवा व्यवस्था में व्यवहारों और सफलताओं की परंपरा रही है, जो वर्तमान और भविष्य के सिविल सेवकों द्वारा अमल करने के उदाहरण पेश करती है। यह भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि उचित आचार के मानदंडों को बनाने और उन्हें विकसित करने के लिए विद्यमान रूपरेखा के कानूनों और नियमों का अंधाधुंध परिवर्तन या प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ सही जगह पर संतुलन रखने का प्रश्न है। सिविल सेवाओं के अंदर ऐसी औपचारिक प्रवर्तनीय संहिताएं विद्यमान होती हैं जिनमें अपेक्षित व्यवहार के प्रति मानक निर्धारित किए हुए होते हैं, जिनके साथ ऐसे प्रतिमानकों को पृथक रूप से नकारने पर विहित दंडों का प्रावधान भी होता है। दूसरी ओर औचित्य और स्वीकारने योग्य व्यवहार की
ऐसी प्रारंभिक और अपूर्ण परंपराएं भी होती हैं जो बिना औपचारिक दंडों के होती हैं, परंतु ऐसे व्यवहारों और परंपराओं को न अपनाए जाने पर सामाजिक बहिष्कार और कलंक को भी बल मिलता है। प्रवर्तनीय प्रतिमानकों का एक वर्तमान सेट आचार नियम है, जो केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियम 1964 के प्रारूप में है, और वे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर और विविध राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नियम हैं। ऐसे नियमों में निर्धारित मानदंड ऐसे हैं जो नियमों से भी पुराने हैं, अतः विशिष्ट अधिनियमों को मूल नियमों और सिविल सेवा विनियमों के अंतर्गत अधिसूचनाओं द्वारा समय समय पर हटा दिया गया था। कुछ उदाहरण है: आदतन अंधाधुंध कर्ज लेने या देने का अनुमोदन 1869, विविध कार्रवाइयों पर प्रतिबंध, उपहार स्वीकार करना 1876, संपत्ति खरीदना और बेचना 1881, व्यापारिक विनियोग करना 1885, कंपनियां चलाना 1885 और अवकाश प्राप्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करना 1920। ऐसे प्रतिबंधों को भंग किए जाने पर सेवा से हटाए जाने जैसे सख्त कार्रवाई की जाती थी। ऐसे भी प्रावधान थे जैसे कि गैर कानूनी परितोषण और रिश्वतखोरी। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 161 से 165 या लोक सेवकों द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धारा 409 भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसमें दंड का प्रावधान है। 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद अपराधों के एक नए सेट का भी गठन किया गया था। 1930 में क्या करें और क्या ना करें का उल्लेख करते हुए अनुदेशों का एक सार संग्रह जारी किया गया था और इसे सामूहिक रूप से आचार नियम कहा गया। इस सार संग्रह को 1955 में पृथक नियमों के रूप में बदल दिया गया था। संथानम समिति ने ऐसे नियमों को बड़ा आकार देने की सिफारिश की थी, जिसे 1964 के संस्करण में ऐसा किया गया था। संस्थानम समिति की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर इन नियमों को बाद में व्यवहार के अतिरिक्त मानदंडों के रूप में शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया था। कुछ नए नियम हैं: शिष्टाचार के पालन की आवश्यकता, दहेज मांगने और स्वीकार करने पर प्रतिबंध, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध और 14 साल से नीचे की आयु वाले बच्चों को घरेलू सहायता के लिए नौकरी पर रखने पर प्रतिबंध। यह एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है जो बदलती रहती है और प्रायः समाज की आशाओं में वृद्धि होती रहती है। आचार नियमों में प्रतिपादित व्यवहार संहिता सत्यनिष्ठा को बनाकर रखते हुए और कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित जैसे कुछ सामान्य प्रतिमानकों को शामिल करके और सरकारी कर्मचारी के अशोभनीय आचार में लिप्त न रहकर सरकारी कर्मचारियों के लिए अनापेक्षित समझी जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों की सूचीकरण करने की ओर सामान्यता संचालित की गई है। भारत में सिविल सेवकों के लिए कोई निर्धारित नैतिक संहिता नहीं है, यद्यपि ऐसी संहिताएं अन्य देशों में विद्यमान हैं। भारत में विविध आचार नियम हैं जो सामान्य गतिविधियों के सेट पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये आचार नियम एक उद्देश्य को पूरा तो अवश्य करते हैं, परंतु नैतिक संहिता का निर्माण नहीं करते। काफ़ी समय से यह चिंतन व्यक्त किया जा रहा है कि स्वीकृत आचारों की सूची में और भी सामान्य मानदंडों को जोड़ा जाना चाहिए। इस संदर्भ में हित संघर्ष एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिनमें इन संहिताओं को पर्याप्त रूप से दक्ष कर लिया जाना चाहिए। हित संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा उपाय करना आवश्यक है। एक ड्राफ्ट लोक सेवा बिल, जो अब कार्मिक, लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय के विचाराधीन है, में सिविल सेवकों से अनेक सामान्य अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें मूल्यों के रूप में उल्लिखित किया गया है। बिल में रखे गए प्रमुख मूल्य इस प्रकार हैं: संविधान की उद्देशिका में स्थापित विविध आदर्शों के प्रति निष्ठा, राजनीति से परे रहकर कृत्य करना, लोगों की उन्नति के लिए अच्छा शासन देना सिविल सेवा का प्राथमिक लक्ष्य, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्षता से काम करने का कर्तव्य, निर्णय निर्माण में जवाबदेही और पारदर्शिता, उच्चतम नैतिक प्रतिमानक बनाए रखना, राष्ट्र की संस्कृति, मानवीय और अन्य विविधताओं
या भिन्नताओं से मेल खाते हुए सिविल सेवकों के चयन में योग्यता को ही कसौटी मानना, खर्चों में मितव्ययिता और अपव्यय को सुनिश्चित करना, स्वस्थ और अनुकूल कार्य के वातावरण प्रदान करना, कृत्यों के निष्पादन में संचार, परामर्श और सहयोग अर्थात प्रबंध में सभी स्तरों के कार्मिकों का भाग लेना। ड्राफ्ट बिल में लोक सेवा संहिता और लोक सेवा प्रबंध संहिता का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें और अधिक विशिष्ट कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। संहिता का अतिक्रमण करना संस्थानों और संगठनों द्वारा वर्तमान मुख्य और लघु जुर्माने के समान दंडों को आमंत्रण होगा। उपर्युक्त संहिता और मूल्यों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और मूल्यों और संहिता के मामले में सलाह देने के लिए एक लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि वह सिविल सेवा सुधारों पर अपनी आगामी रिपोर्ट में प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल की समुचित रूप से विस्तृत जांच करेगा। जिन विविध मुद्दों का ऊपर विवेचन किया गया है वे केवल सिविल सेवाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे नौकरशाही के सभी स्तरों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से सभी स्थानीय निकायों और उनके कर्मचारियों के लिए भी। संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के बाद स्थानीय निकायों की अब राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और इनके पास मुख्य कार्यकारिणी की शक्तियां हैं। यह आवश्यक है कि इन निकायों और उनके कर्मचारियों और अन्य किसी प्राधिकरण के लिए संगत संहिताओं की आवश्यकता को मान्यता दे दी जाए। 1999 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया लोक सेवा अधिनियम बनाया, जो लोक सेवा मूल्यों के एक सेट का निर्धारण करता है। ये मूल्य केवल उद्देश्यों के प्रेरणा कथन नहीं है, बल्कि सभी कर्मचारियों से इन मूल्यों को अपनाने और संहिता का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। जहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारियों से इन नियमों को उन्नत करने की अपेक्षा भी की जाती है। यह एक रोचकपूर्ण बात है कि लोक सेवा आयुक्त उस परिसीमा का मूल्यांकन करने और संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था तथा कार्यप्रणालियों की पर्याप्तता के लिए अधिकृत है। जिस तक एजेंसियां मूल्यों का पालन करती हैं, उसके पास सांविधिक शक्तियां और नीति के उत्तरदायित्व दोनों मौजूद हैं। इनमें सेवा की स्थिति पर संसद को वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, जिस पर सरकार की विविध एजेंसियों ने मूल्यों को अपना लिया है। आयोग का ये मत है कि लोक सेवा मूल्यों का एक सेट होना चाहिए जो कानून द्वारा अनुबंध किया जाए। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के मामले में होता है, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि सिविल सेवक निरंतर इन मूल्यों के प्रति उत्साहजनक रहें। ड्राफ्ट लोक सेवा बिल 2006 में विहित मूल्य सही दिशा में एक कदम है। आयोग सिविल सेवा सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में इस बिल की विस्तार से जांच करेगा। यह देखा गया है कि सामान्य तौर पर आचार संहिताएं सेवा के लिए ही निर्धारित होती हैं। इसके साथ यह अपेक्षित होगा कि संगठन भी आचार संहिताओं का निर्धारण करे। जिन संगठनों की जनता से बातचीत रहती है, उनके लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त है। आयोग यह महसूस करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के बोर्डों के लिए नामांकित सेवारत अधिकारियों का विद्यमान अनुप्रयोग इन निकायों में निर्णय लेने के लिए अपेक्षित विषय निष्ठा और आवश्यक स्वतंत्रता के साथ समझौता कर सकता है। सरकार सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण करने वाली प्रधान शक्ति तथा स्वामी दोनों ही है। किसी ऐसे अधिकारी के लिए यह बहुत ही अवास्तविक और अविवेकपूर्ण होगा कि वह अधिकारी उस बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के निष्कर्ष पर बैठा रहे जिसका वह सदस्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के बोर्डों के लिए सेवारत अधिकारियों के ना तो नामांकित किए जाने और ना ही नामांकित किए जाने की अनुमति देने का यह एक मामला बन गया है, क्योंकि इसमें हितों का संघर्ष हो सकता है। सिफारिशें देख लेते हैं। का लोक सेवा मूल्यों जिन्हें सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को ऊंचा उठाना चाहिए को परिभाषित किया जाना चाहिए और सरकार और अर्ध सरकारी संगठनों की सभी श्रेणियों पर लागू किया जाना चाहिए। इन मूल्यों का उल्लंघन किए जाने पर इसे कदाचार या दंड को निमंत्रण समझा जाना चाहिए। दूसरा है, अभिरुचियों के संघर्ष को अधिकारियों के लिए नैतिक संहिता और आचार संहिता में विस्तृत रूप से शामिल समझा जाना चाहिए। सेवारत अधिकारियों को भी सरकारी उपक्रमों के मंडलों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए, तथापि
यह गैर लाभ के सरकारी संस्थानों और परामर्शी निकायों पर लागू नहीं होगा। न्यायपालिका के लिए नैतिक ढांचा। आयोग के विचारार्थ विषयों में यह कहा गया है कि यह आयोग रक्षा, रेलवे, विदेश मामले, सुरक्षा तथा आसूचना प्रशासनों की विस्तृत जांच के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों, न्यायिक सुधारों आदि विषयों जिनकी पहले से ही अन्य निकायों द्वारा जांच की जा रही है को अपने दायरे से बाहर रख सकता है। तथापि आयोग सरकार के अथवा इसकी किसी सेवा एजेंसी के तंत्र की पुनर्संरचना की अनुशंसा करते हुए इन क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होगा। अतः यद्यपि न्यायिक सुधारों की विस्तृत जांच प्रशासनिक सुधार आयोग के दायरे में बिल्कुल नहीं है, फिर भी यह आवश्यक है कि न्यायपालिका से संबंधित सुधारों के कुछ महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख किया जाए, क्योंकि नैतिक शासन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक नैतिकता के साथ विकट रूप से जुड़ी हुई है। जनता का विश्वास लेकर चलने वाली स्वतंत्र न्यायपालिका विधान के नियम की एक मूल आवश्यकता है। यदि किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसा आचरण किया जाता है जिससे सत्यनिष्ठा और गरिमा का हनन दिखाई देता हो तो इससे नागरिकों द्वारा न्यायपालिका पर किए हुए विश्वास को धक्का पहुंचेगा। अतः न्यायाधीश का आचरण हमेशा दोष रहित होना चाहिए। अमेरिका में फेडरल के न्यायाधीश अमेरिकी न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता को अपनाते हैं, जो अमेरिका की न्यायिक कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट है। यह आचार संहिता न्यायाधीशों के लिए न्यायिक सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता, न्यायिक तत्परता और निष्पक्षता, अनुज्ञेय अतिरिक्त न्यायिक गतिविधियां और अनौचित्य से बचाव, और यहाँ तक कि उसका लोगों के सामने आने के मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। कनाडा में फेडरल के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई लिखित आचार संहिता नहीं है, परंतु पिछले कई वर्षों से कनाडा न्यायिक परिषद द्वारा प्रकाशित विविध कागजातों में उन नैतिक मानदंडों का वर्णन मिल जाता है जिनकी न्यायाधीशों को इच्छा रहती है। कनाडा न्यायिक परिषद का गठन 1971 में न्यायिक शासन के क्षेत्र में व्यापक विधायी अधिदेश के साथ किया गया था। इस परिषद का उद्देश्य कार्यकुशलता और एकाग्रता विकसित करना और कनाडा के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायिक सेवा की गुणवत्ता का सुधार करना है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 मई 1997 को हुई अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन नामक एक चार्टर को पारित कर दिया, जिसे सामान्यतया न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। ये निम्न प्रकार से है। पहला भाग है इसका का केवल न्याय ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि न्याय कर दिया गया है। उच्चतम न्यायपालिका के सदस्यों के आचार और व्यवहार से न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। तदनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का ऐसा कोई कृत्य, चाहे वह कार्यालय में हो या व्यक्तिगत रूप से हो, जिससे इस अवगम की विश्वसनीयता को ठेस पहुँचे, तो उससे बचना होगा। है किसी भी न्यायाधीश को क्लब, सोसाइटी या अन्य किसी संघ के किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके अलावा उसे कोई निर्वाचन पद को धारण नहीं करना चाहिए सिवाय उस सोसाइटी या संघ के जिसका संबंध कानून से हो। विधिज्ञ संघ के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ नज़दीकी संबंध, विशेष रूप से जो उसी न्यायालय में अपना काम कर रहे हों, उससे दूर रहना चाहिए। न्यायाधीश अपने नज़दीकी परिवार के किसी भी सदस्य को, जैसे कि पति और पत्नी, पुत्र और पुत्री, दामाद और बहू या अन्य कोई नज़दीकी रिश्तेदार जो विधिज्ञ संघ का एक सदस्य हो, अपने न्यायालय में उपस्थित होने देने और उस न्यायाधीश द्वारा किए जाने वाले किसी काम के साथ किसी प्रकार से भी संबंधित होने की आज्ञा नहीं देगा। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जो विधिज्ञ संघ के सदस्य हो, न्यायाधीश के वास्तविक आवास में रहने देने या उसके व्यावसायिक काम के लिए अन्य सुविधाएं दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायाधीश को अपनी मर्यादा के अनुरूप अपनी पद्धति में अंतर का दर्जा रखना होगा। न्यायाधीश ऐसे किसी मामले को नहीं सुनेगा और ना ही अपना निर्णय देगा जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य, नज़दीकी संबंधी या मित्र उस मामले से संबंधित हो। न्यायाधीश किसी सार्वजनिक वाद विवाद बहस में भाग नहीं लेगा या राजनीतिक मामलों अथवा उन मामलों में जो निलंबित हों और जिनका न्याय निर्णय आने की संभावना
हो पर जनता के समक्ष अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा। झा, एक न्यायाधीश से यह अपेक्षित है कि उसका निर्णय स्वयं बोलने की क्षमता रखता हो। वह मीडिया के समक्ष कोई साक्षात्कार नहीं देगा। इयां, न्यायाधीश अपने परिवार, नज़दीकी संबंधी और मित्रों को छोड़कर किसी से उपहार या आतिथ्य सत्कार को स्वीकार नहीं करेगा। टा, न्यायाधीश ऐसी किसी कंपनी से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं करेगा और निर्णय नहीं लेगा जिसमें उसके शेयर लगे हों, जब तक कि उसने उसमें अपने हित को प्रकट ना कर दिया हो और उस मामले की सुनवाई और निर्णय देने के लिए कोई आपत्ति न ले ली हो। ठा, न्यायाधीश शेयरों, स्टॉकों और ऐसी ही अन्य चीज़ों में सट्टा नहीं लगाएगा। डा, न्यायाधीश स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या व्यवसाय में लिप्त नहीं होगा। किसी शौक के रूप में विधि के शोध प्रबंध के प्रकाशन या अन्य किसी गतिविधि को व्यापार या व्यवसाय नहीं समझा जाएगा। ढा, न्यायाधीश किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के कोष के लिए ना तो अंशदान मांगेगा, ना उसे स्वीकार करेगा या अन्यथा स्वयं को सक्रिय रूप से उससे संबंधित नहीं करेगा। अणा, न्यायाधीश अपने कार्यालय संबद्ध किसी परिलब्धि या विशेषाधिकार के रूप में किसी वित्तीय लाभ को प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो। इस बारे में किसी भी संदेह का समाधान करवा कर मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। ता और अंतिम, प्रत्येक न्यायाधीश को इस बात से सर्वदा सावधान रहना चाहिए कि जनता उस पर टकटकी बांधे देख रही है और उसके द्वारा ऐसा कोई कृताकृत्य नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा धारित उच्च पद या लोक प्रतिष्ठा जिसमें वह पद धारित किए हुए है दोनों अशोभनीय बने। ये केवल न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन है और अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, परंतु दृष्टांत स्वरूप है जो किसी न्यायाधीश से अपेक्षित है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भ्रष्टाचार की परिभाषा देना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। रोचक बात यह है कि पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के अनुसार फिनलैंड, जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है, के कानूनों में भ्रष्टाचार की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं कही गई है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भी भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा प्रदान नहीं की गई है। अनुच्छेद 5 में इसमें कुछ भ्रष्टाचार निरोध नीतियों और पद्धतियों का निर्धारण किया गया है। वे हैं: पहला, प्रत्येक राज्य दल अपनी विधि व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार प्रभावी समन्वित भ्रष्टाचार उन निरोध नीतियों का विकास, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करेगा जो समाज की भागीदारी में प्रगति करे और कानूनी नियमों के सिद्धांतों को दर्शाए, लोक कार्य और सार्वजनिक संपत्ति, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही का उचित प्रबंधन करे। प्रत्येक राज्य दल भ्रष्टाचार निवारण पर किए गए लक्ष्यों के स्थापन और उनकी प्रभावकारी पद्धतियों को विकसित करने का प्रयत्न करेगा। तीसरा है, प्रत्येक राज्य दल संगत वैधानिक प्रपत्र और प्रशासन या प्रशासनिक उपायों को भ्रष्टाचार को रोकने या उससे लड़ने के लिए उनकी पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए समय समय पर मूल्यांकन करने का प्रयत्न करेगा। राज्य दल जैसा उचित हो और अपनी वैधानिक व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों का विकास और उन्नति करने में परस्पर एक दूसरे के साथ और संगत अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेंगे। इस सहयोग में भ्रष्टाचार निवारण के लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भागीदारी को शामिल किया जा सकता है। अगला है शासन में नैतिकता। धारा 19(3) खा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1947 भ्रष्टाचार की परिभाषा देना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 7 से धारा 15 में रिश्वत के अपराधों और अन्य संबंधी अपराधों और जुर्मानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन अपराधों में किसी पदेन कृत्य को करने या न करने के लिए किसी हेतु या इनाम के रूप में असंवैधानिक परितोषण को प्रतिग्रहित करना या किसी व्यक्ति को पक्षपात देना या पक्षपात न देना, किसी मूल्यवान वस्तु को बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त करना, परितोषण प्राप्त में
संलिप्त आपराधिक औचार, दुर्विनियोजन, बिना किसी लोकहित के किसी व्यक्ति से धन लाभ प्राप्त करना या किसी व्यक्ति की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्ति होना शामिल है। अपराध कानून में सामान्यतः लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अपराधों को करने के प्रयत्न या दुष्प्रेरणा को भी अपराधों की सूची में रखा गया है। अतः सभी प्रकार के प्रतिफलों, परितोषण और आर्थिक लाभों पर बल दिया गया है। तथापि पिछले दशकों के अनुभव से यह पता चलता है कि भ्रष्ट पद्धतियों की ऐसी प्रत्यक्ष परिभाषा विरोधाभास के रूप में प्रतिबंधित है और प्रदेन आचार के संपूर्ण तंत्र में जो लोकहित के लिए अहितकर हैं, दृढ़ दंड प्रावधान शामिल नहीं है। विशेष रूप से 4 प्रकार के प्रदेन आचार ऐसे हैं जो लोकहित की विशाल क्षति करते हैं आपराधिक कानून के अतिक्रमण में स्पष्ट रूप से आते हैं। इनमें से पहला और संभवतः अति महत्वपूर्ण है संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग, जिसमें पद शपथ का जानबूझकर अतिक्रमण करना शामिल है। कभी कभी संवैधानिक कार्यकर्ताओं को पक्षपाती प्रतिफलों या व्यक्तिगत प्रेरणा के कारण ऐसी संवैधानिक विकृतियों में लिप्त पाया गया है। ऐसे अधिकतर मामलों में ना तो असंवैधानिक प्रतिफल, ना ही आर्थिक लाभ और ना ही किसी प्रकार के परितोषण संलिप्त होते हैं। ऐसे कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय ने उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों को संपूर्ण कदाचार का दोषी पाया, जिससे संविधान में विकृति आई है। ऐसे मामलों में लोकमत, राजनीतिक दबाव और व्यक्तियों की अंतरात्मा की मांग को छोड़कर ऐसे काम करने वालों को सजा देने के लिए कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। अपराधों का ऐसा दूसरा वर्ग है बिना किसी धन के प्रतिफल या परितोषण के उचित पक्षपात अथवा हानि पहुंचाने में अधिकार का दुरुपयोग करना। ऐसे मामलों में प्रायः पक्षपातपूर्ण हित, भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत द्वेष भूमिका अदा करते हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। अपराधों का ऐसा दूसरा वर्ग है बिना किसी धन के प्रतिफल या परितोषण के अनुचित पक्षपात अथवा हानि पहुंचाने में अधिकार का दुरुपयोग करना। ऐसे मामलों में प्रायः पक्षपातपूर्ण हित, भाई भतीजावाद और व्यक्तिगत द्वेष भूमिका अदा करते हैं। यद्यपि वैधानिक अर्थ में कोई भ्रष्टाचार लिप्त नहीं होता, फिर भी ऐसे जानबूझकर किए गए कृत्यों की हानि होने से या आपराधिक अनदेखी द्वारा किसी के अधिकार को नकारने से समाज को भयावह परिणाम भुगतने पड़ते और नैतिक शासन और कानून के नियम के ढांचे में दुर्बलता आती है। तीसरा है अपना अनुचित प्रभाव रखने वाली कानून की प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों द्वारा न्याय देने में अड़चन और विकृति पैदा करना हमारे देश में आम बात है। ऐसे अधिकतर मामलों में पक्षपाती प्रतिफल, भाई भतीजावाद और द्वेष हेतु हो सकते हैं, ना कि धन लाभ या परितोषण। इसका नतीजा यह होता है कि न्याय की विफलता के कारण व्यवस्था में जनता का विश्वास गिर जाता है और इससे अराजकता और हिंसा भी फैलती है। अंततः सरकारी काम की दिखावटी जीवन शैली समेत लोक धन का व्यय बहुत ही सामान्य बात हो गई है। ऐसे सभी मामलों में किसी भी नागरिक को ना तो निजी आर्थिक लाभ हो पाता है और ना ही कोई विशेष लाभ या हानि। कोई संलिप्त दुर्विनियोजन भी नहीं होता। कुल मिलाकर राजकोष का ही नुकसान होता है और जनहित और नागरिकों का सरकार में विश्वास दोनों ही कम हो जाते हैं। ऐसा सामान्यतः माना जाता है कि हमारे देश में ये सभी 4 प्रकार के पदों के स्वैच्छिक दुरुपयोग सभी स्तरों पर बढ़ रहे हैं और यदि हमें अपने लोकहित और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करनी है तो हमें इन पर सुदृढ़ता और दृढ़ता से काबू पाना होगा। अन्यथा सार्वजनिक पदों पर रहकर जनहित के संरक्षक और लोकतंत्र के प्रहरी कहे जाने वाले ये लोक सेवक, चाहे वे निर्वाचित हो या नियुक्त, अपने व्यक्तिगत लाभ की बढ़ोतरी के लिए काम करने वाले अवसरवादी और व्यक्तिगत एजेंडों का अनुसरण करने वाले दिखाई देंगे। अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को अपराध के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों को पूर्ण रूप से विकृत करना, जिससे शपथ पद का स्वैच्छिक अतिक्रमण होता हो, किसी व्यक्ति को अनुचित समर्थन देना या उसे नुकसान पहुंचाना, न्याय में बाधा, लोक धन का अपव्यय,
सिफारिश का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों का संपूर्ण दुरुपयोग शपथ पद का जानबूझकर किया गया अतिक्रमण होगा। किसी व्यक्ति का अनुचित पक्षपात करके या उसे हानि पहुंचाकर अधिकार का दुरुपयोग करना, न्याय में बाधा, सार्वजनिक पैसे का अपव्यय, दुस्संधिपूर्ण रिश्वतखोरी। किसी भी भ्रष्टाचार लेन देन में दो पक्षकार या दो पक्ष होते हैं, एक रिश्वत देने वाला और दूसरा रिश्वत लेने वाला। रिश्वतखोरी के अपराध